आजकल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा इसलिए क्योंकि पहले तो एक उम्र होती थी बाल झड़ने की, आजकल तो मतलब पोल्यूशन है बाहर, लोगों को ट्रैफिक में घूमना पड़ता है, बालों का केयर नहीं कर पाते, तो इसके लिए बहुतों के बाल झड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि भी यंग लोगों के भी ये बहुत ही आम प्रॉब्लम्स में से एक हैं। तो बालों के झड़ने के बारे में आपने जब प्राणायाम की दूसरी विधियों के बारे में बता रहे थे तो एक सवाल ये भी आया था कि बालों के झड़ने को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे आपने बताया था। तो बालों के झड़ने को जो लोग वास्तविकता में उनका एक मेजर प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। और अपनी उम्र के साथ जोड़ा कि बाल झड़ने की उम्र नहीं है, फिर भी अभी बाल का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने ऐसे 5वीं कक्षा के बच्चों को भी देखे जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं जी, और ऐसे 20-22 साल के लड़के भी देखे हैं कि जिनकी बिल्कुल टाल बस तैयारी ग्राउंड हो गई है। तो इसमें उनका आहार जिम्मेवार है। घड़ी घड़ी अदरक वाली चाय पीना, घड़ी घड़ी तीखा तला हुआ और मैदे की चीज़ों का उपयोग करना, फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो हमारे शरीर में गर्मी की व्युत्पत्ति के लिए कारणभूत हो। तीखा तला हुआ मसालेदार खाओगे, मैदे वाला खाओगे, अदरक वाली चाय पियोगे या मेथी दाना फाँकोगे। कई लोग मेथी दाना फाँकते हैं। मेथी दाना खतरे वाला नहीं है, मेथी की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन जिनके शरीर में पित्त ज़्यादा है वो अगर मेथी दाना खाएगा तो बाल झड़ने की लॉटरी लगेगी उनको। अदरक वाली चाय भी बहुत खतरनाक है। चाय पीजिए, लेकिन हो सके तो चाय मत पीजिए, लेकिन बिना चाय के जो नहीं रह पाते हैं जिनको आदत अदरक मत डालो, अदरक नहीं डालो। पेट में गर्मी बढ़े ऐसा मत करो। और मोशन की बिल्कुल निकासी हो, हाई फाइबर डाइट कर लो। और बालों को जिससे कैल्शियम मिलता है, क्योंकि बालों के बनावट में भगवान 2 चीज़ें अहम रूप से उपयोग करते हैं, एक बीटा कैरोटीन और कैल्शियम। तो गाजर जो आता है कैरेट, उसके अंदर जो पीली डंडी होती है ना, वो बीटा कैरोटीन है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से गाजर खा जाते हैं और पीली डंडी फेंक देते हैं। उसमें तो मेन मावा है, बीटा कैरोटीन का वो खजाना है। तो गाजर और बीट, ये 2 गाजर और एक छोटा सा बीट, उसका रस पिएंगे 3-4 दिन, उसका रस पिएंगे अगर बालों की समृद्धि चाहते हैं, और इससे खून भी अच्छा बनता है। और दूसरा, अगर बालों के रिलेटेड ही आप पूछना चाहते हो तो कड़ी पत्ता होता है ना, जिससे हम कढ़ी में डालते हैं पत्ता, मीठा नीम होता है। तो कड़ी पत्ता 10 से 15 ग्राम और 40 से 50 ग्राम पालक, ये दोनों को मिला के उसका रस पिएंगे तो कड़ी पत्ते में बालों के रिलेटेड जो कैल्शियम वगैरह होना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो उसमें हैं। दूसरा यह है कि गर्मी कारक हम चीज़ें नहीं खाएंगे, थोड़ा शीतलता की अनुभूति करेंगे। बस इतने 2-4 प्रयोग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, बाल समृद्ध हो जाएंगे। और पौष्टिक आहार तो खाना ही पड़ेगा, फल फ्रूट को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। गलती से भी कोई सलाद नहीं खाता है। आजकल तो ये कॉमन सी प्रैक्टिस है कि सलाद खाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, कौन काटे कौन खाए। और फलों की बात तो ऐसे हो गई है कि मतलब किसी ओकेजन में, स्पेशल ओकेजन पे कहीं फल खाएंगे, वरना तो फल नहीं। उसके कारण भी ऐसे है ना, समझो मैं किसी को कोई तकलीफ है, समझो ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर हम सिंपल प्रयोग दिखाते हैं, 15 ही दिन में ट्राइग्लिसराइड उनका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, फिर कैरेट है, एक कैरेट ले लो, कैप्सिकम ले लो और पत्ता गोभी ले लो। पत्ता गोभी, इन दोनों के सब प्रमाण लेना है, अनुरूप लेना है। बस इसका केवल 15 दिन रस पीजिए और जाके चेक करा के आइए कि ट्राइग्लिसराइड कितना कम हुआ है। हाँ, हालांकि उनको ये कोलेस्ट्रॉल के लिए थोड़ा धीर रखना पड़ेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, इससे कफ कम हो जाएगा, गैस कम हो जाएगा, इससे काफ़ी फायदे होते हैं। लेकिन जब मैं समझो किसी को 2 एप्पल और एक टमाटर का जूस पीने को बोलूँगा तो एक एप्पल ही 30 रुपये का आता है। अंजीर के कुछ विधि विधान है, समझो 10 से 12 अंजीर खाने को बोलूँगा तो अंजीर 400 रुपये किलो है। तो लोगों को उससे सस्ती तो दवाई लगती है। बिल्कुल 100-150 रुपये में पूरी वो महीने भर की दवाई आ जाती है। जी।
तो कुछ तो महंगाई भी निमित्त बनती है। बिल्कुल। एक और जो सवाल आया है वो ये है कि आजकल फास्ट लाइफ हो गया है, फास्ट फूड भी मिलने लगा है और लोगों का डेस्क जॉब ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है लोगों से, तो इससे पेट का बढ़ जाना, चर्बी हो या जो स्टमक का वेस्ट लाइन है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और हेल्थ फील्ड में हम लोग रहते हैं तो ऐसा ये कॉमन सी मान्यता है कि अगर आपका वेस्ट लाइन है, अगर आपकी कमर बढ़ती जा रही है तो आपकी लाइफ लाइन कम होती जा रही है, ऐसा माना जाता है। जी सही बात है, क्योंकि अगर आप योग की परिभाषा में तंदुरुस्त व्यक्ति कौन है, भले वो 100 या 120 किलो का है, तंदुरुस्त कब है, जब उसकी छाती बड़ी हो और पेट अंदर हो, वो व्यक्ति तंदुरुस्त है। भले उसको कुछ बुखार वगैरह है या नहीं है वो सवाल दूसरा है, लेकिन मोटा व्यक्ति हो, कभी बीमार भी ना पड़ा हो, पेट बड़ा हो, छाती छोटी हो, तो समझो बीमारियों के लिस्ट में उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये योग शास्त्र कहता है जी। इसलिए अगर तंदुरुस्त रहना है तो पेट अंदर हो, छाती बड़ी हो, ये तंदुरुस्त। और एक भूनमनासन मैं कभी बताऊंगा, भूनमनासन जिनका होता है वो भी तंदुरुस्तियों के लिस्ट में है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा सुना है, मैंने अभी बहुत सारे ईमेल्स में भी मैंने पढ़ा कि पेट हमारा बढ़ गया है और न जाने उसके लिए जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं, डाइटिंग पे रहते हैं और इससे बहुतों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपसे वो पूछना चाहते थे कि ऐसे प्राणायाम में भी कुछ आसन हो या फिर प्राणायाम के ज़रिए भी हमने कुछ नहीं, वो आसन वगैरह की और प्राणायाम की बात तो बाद में आती है जी। आग लगे बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाना, लेकिन आग ही नहीं लगे ऐसा इंतजाम करे तो बिल्कुल। तो समझो हम हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, कैलोरी की परिभाषा में बात करो तो जी। और उसको जलाने की कोई विधि नहीं है, उसका बर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचते नहीं है जी। बस खाए ही जाते हैं और ऐसा सोच लेते कि दवा खाने से ये सब ठीक हो जाएगा। अरे कम से कम जो दिन में 2500 से 3000 कैलोरी का आप आहार लेते हो, उसके सामने जलाते हो कितनी कैलोरी। चलो 30-40 मिनट आपने चल लिया तो 300-400 कैलोरी जल जाएगी, लेकिन कितनी कैलोरी दिन भर में आप जला पाते हो। समझो जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है उसकी जल के कितनी कैलोरी जलेगी दिन भर में, 8 घंटा काम कर रहा है समझो, तो कितनी कैलोरी जलेगी। फिर भी फिजिकल वर्क बहुत कम हो रहा है। हाँ ना, तो इसलिए क्या कैलोरी डिपॉजिट हो रही है। इसलिए मेरा तो ये सुझाव था कि आप लो कैलोरी डाइट लीजिए और श्रम ज़्यादा करें। तो ये दोनों के सम्मिश्रण से एक तो कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा और बर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा टेस्ट पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे सारी सब्जियां, समझो आपने 100 ग्राम काजू खाए तो 100 ग्राम काजू में 666 कैलोरी है साहब, और 100 ग्राम पालक या 100 ग्राम काकड़ी खाओगे तो ककड़ी में केवल हर 100 ग्राम में 70 कैलोरी है और पालक में हर 100 ग्राम में 40 कैलोरी है। अगर ये जो वाइज डिसीजन है जो हमको लेना है कि हम लोग क्या खाते हैं, इस पर तो टेंशन देना ही, बट जो लोग ऑलरेडी वेस्ट लाइन जिनका बढ़ गया है, जिनकी चर्बी जमा हो रही है, वो लोग जो हमने अब तक सीखा है, जो इतने प्राणायाम सीखे, कपालभाति, तो उसमें कपालभाति मदद रूप हो सकती है, चलना मदद रूप हो सकता है, सीधा सो के साइकिलिंग मदद रूप हो सकता है, लो कैलोरी डाइट मदद रूप हो सकता है, हाई फाइबर डाइट मदद रूप हो सकता है। पेट की एक ही शर्त है, खाओ लेकिन फाइबर वाला खाओ, हाई फाइबर डाइट खाओ, बस पेट और कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन अभी अंडे खाए तो अंडे में तो गलती से भी एक फाइबर नहीं होता है, गलती से भी नहीं होता है। किसी ने मांस मटन खाया तो उसमें भी वो बिल्कुल 0 फाइबर डाइट है। किसी ने दूध पिया तो दूध में भी फाइबर नहीं है। तो ये तो सारे घातक आहार हो गए शरीर के लिए, पाचन तंत्र पर बोझ बनने जा रहे हैं सब। तो ऐसा आहार खाइए ना कि जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो, रेशे ज़्यादा हो, नसें ज़्यादा हो। जैसे पालक खाया तो पालक के पत्तों में नसें होती है, उसमें फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो रेशे प्रधान आहार खाएंगे तो निष्कासन का काम बहुत बढ़िया चलेगा। बिल्कुल, डाइजेशन के बाद वो एक्सक्रीशन का काम जो है जी, वो निकासी ठीक से होगी। और जिसकी अच्छी दिनचर्या उसकी अच्छी भवचर्या। अगर भवचर्या अच्छी करनी हो तो दिनचर्या माना निकासी तो पहले ही होनी चाहिए ठीक ठाक। तो निकासी ठीक करोगे तो अपने आप जीवन मृदु सा चलेगा, स्मूथली फंक्शनिंग करेगा। मृदु भस्त्रिका के बारे में एक सवाल मेरे पास आया है
उसमें वो ये कहते हैं कि इसका अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो स्पेसिफिक फ़ायदे के हिसाब से किसी को करना चाहिए कि हर दिन एक रेगुलर प्रैक्टिस है उसे कर रहा हूँ, या फिर एक स्पेसिफिक किसी एम को लेकर अगर मैं जिसको ये चेंजेस होने चाहिए ऐसे मैं मार्क करके करूँ और उसके फ़ायदे गिन सकूँ, देख सकूँ, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मृदु भस्त्रिका पेट्रोल का काम करेगा जी। किसी फ़ायदे तक आपको पहुंचना है और आपके शरीर की मदद चाहिए तो फेफड़ा फूलेगा और संकुचित होगा तो क्या होगा कि आपके शरीर में एक विशिष्ट लेवल की એટલે जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपकी संतुलित हो जाएगी। बिल्कुल। फेफड़ा फूलेगा, संकुचित होगा तो कॉस्मिक एनर्जी भी बैलेंस में रहेगी। तो जिस किसी में आपने पगरव किया या इन्वॉल्वमेंट हुआ आपका, कोई ध्येयात्मक रूप से आप फील्ड में आए जी, तो उस ध्येय के लिए आपके पास कुछ तो एनर्जी हो। बिल्कुल। तो वो एनर्जी लेवल बैलेंस करने का काम मृदु भस्त्रिका करेगा, पेट्रोल का काम। ये जो आपने बात स्पेसिफिकली बताई है और शायद हमारे जो देखने वाले हैं दर्शक उनको ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो इसलिए क्योंकि वो उनकी बात है और उनके बात का समाधान अगर मिल जाता है तो लोगों को ज़रूर खुशी तो होती है। और आज आपने डिटेल में जो हमने इतने सारे एपिसोड्स किए हैं उन सब में जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं उनमें से थोड़ा बहुत हमने टचअप ज़रूर किया है। और कपालभाति के बारे में आपने बताया, अभी अभी मृदु भस्त्रिका के बारे में भी आपने बताया, और साथ में नाभि के साथ क्या संबंध है पूरे शरीर का और उससे कितना फ़ायदा लिया जा सकता है वो भी आपने बताया। तो दर्शकों, आज आपने कॉस्मेटिक्स पे भी बहुत सारी सेविंग्स की होगी, और विंटर के टाइम पे जब आप जानते ही हैं कि कोल्ड क्रीम्स लेना पड़ता है, वैसलीन जेलीज लेनी पड़ती हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी सेविंग्स आप ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ घर के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल होती हैं उनको यूज़ करने से बहुत सारी फ़ायदे हो सकते हैं, और हम बाहर से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमारी बॉडी खुद ही इतनी सक्षम है कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ों को वो सही कर सकती है। और हरीश वैद्य जी ने आज सभी को आपके सवालों को आपके ही लिए जवाब देकर भी समझाया कि कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आशा है कि आप सब ने इस चीज़ को एंजॉय भी किया होगा, और आगे भी हम आपके इन सवालों को जवाब के रूप में वापस देने का कोशिश करेंगे और आपके सवालों के लिए फिर वापस बैठेंगे आपके साथ। आज के एपिसोड में आप सब लोगों ने हमारा साथ निभाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।